इसलिए क्योंकि मैंने आने से पहले एक दादी को देखा जो मोटरसाइकिल पे आई है। मुझे नहीं पता वो कहां बैठी है, वो 100 किलोमीटर से आई है, 100 किलोमीटर से मोटरसाइकिल पे। मैंने उन मां को सुना जो पैदल आ रही थी और उनसे पूछा गया कि आप कहां से आई हैं, तो उन्होंने जो बात कही कि हम अपनी बस लेके आए हैं, अपने पैसे से आए हैं, और अंत में उन्होंने कहा कि उनके पास चाय के पैसे भी अब नहीं बचे। इस प्यार का, इस कर्ज का आज मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन अपनी बात को शुरू करते हुए सबसे पहले आपको ये कह रहा हूं, एक अवसर बनने दीजिए। आपके कच्चे घरों की, आपकी गरीबी, बेबसी, परेशानियों में तकलीफों को संकल्प करके कहता हूं, जिस दिन अवसर बनेगा, एक साल के अंदर अगर आपके घरों में चिराग नहीं जले, आपके दिल से आशीर्वाद नहीं निकला, आपकी परेशानियां हल नहीं हुई और आपकी आंखों के आंसू नहीं सूखे, आपकी भूख जिनके लिए आज परेशान होना पड़ता, वो भूख नहीं खत्म हुई, आपको मान सम्मान का जीवन न मिला, तो राजनीति छोड़ के घर बैठ जाऊंगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं और सबसे पहले मैं यहां के एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूं। धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं, उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है, ऐतिहासिक काम। किसी विधायक की रैली होती है तो भी 8 दिन पहले परमिशन दी जाती है, लेकिन उन्होंने कल रात परमिशन देके जो उपकार हम पे किया है, मैं विश्वास से कहता हूं कि मैं इन अधिकारियों को कभी नहीं भूलूंगा। मेरी बात को आप याद रखें। आप जानिए, जिसके लिए सुबह उठने से लेकर शाम तक प्रदेश का कोई जिला, देश का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां से वीडियो जारी करके मैसेज भेज के ये नहीं कहा जाता कि हम इसको कल का सूरज नहीं देखने देंगे। उसके लिए कल रात को परमिशन आपने दी, मैं आपका आभारी हूं। आपको क्या लगता है, कि इस तरह की चीजों से आप चंद्रशेखर आजाद के प्रति जो प्यार हो के दिल में उसको कम कर सकते हैं? नहीं, ये गलतफहमी है आपकी। आप अगर आज सुबह भी परमिशन देते और ये टेंट भी नहीं लगता, एक कुर्सी पे खड़े होकर भाषण देकर अपने लोगों को कह के जाता कि याद रखना मेरी बात को। मैं किसी धन्ना सेठ का बेटा नहीं हूं, किसी व्यापारी का बेटा नहीं हूं, किसी नेता का बेटा नहीं हूं, एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हो। संस्कार है मेरे अंदर, मैं गरीबों का दर्द जानता हूं और फिर कह रहा हूं, एक बार पैदा होता है आदमी, एक बार मरता है। ना मैं दोबारा पैदा हो सकता हूं, ना मैं 2 बार मर सकता हूं। एक दिन मुझे भी जाना है, लेकिन अगर जब तक जीवन है मैं इनके हक अधिकारों के लिए लड़ता रहूंगा। इस बात को शासन, प्रशासन और सरकार भी याद रखें। मेरी बात को याद रखें। आप मेरी बात को सुनो, मेरा बस चले तो एक शब्द ना कहूं और ऐसे ही चला जाऊं, लेकिन जब आया हूं तो अपनी बात कहना चाहता हूं, क्योंकि गर्मी इतनी है। मेरे ऊपर तो टेंट लगा है, लेकिन मेरी माए बहन, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे छोटे नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग गर्मी में है, पसीना आ रहा है। मैं तो जानता हूं लोग पैसे में नहीं जाते, खाने पे, मिठाई पे, शराब पे नहीं जाते, और आप अपने इस बेटे को इज्जत, प्यार, आशीर्वाद देने के लिए इस गर्मी में बैठे हो। नहीं है मेरे पास आज आपको देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन इस मंच से कह रहा हूं, मेरे खून का कतरा कतरा भी अगर आपके लिए बह जाएगा तो ऊप नहीं कहूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों,
मैं कुछ समय इस गर्मी का आपका लूंगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे करनी है और आपने भी अपना काम छोड़ा है। एक एक पैसा इकट्ठा करके आपने इस रैली को सफल बनाने का प्रयास किया। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करते हुए सबसे पहले भदोही के लाल धीरज कुमार गुप्त जी को आदरांजलि अर्पित करता हूं। भदोही का जो लाल धीरज कुमार जी थे, जिन्होंने 2023 में अग्निवीर ज्वाइन किया और 18 फरवरी को जम्मू कश्मीर में वो शहीद हो गए। ये शहीद जिस परिवार से होता है, उस परिवार को तकलीफ का एहसास होता है, लेकिन आप ये समझिए, उस शहीद भाई को आज याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले आर्मी की नौकरी पक्की होती थी। केंद्र की सरकार ने अग्निवीर के जरिए 4 साल की नौकरी करके जिस तरह से सेना का मनोबल गिराने का काम किया और नौजवानों में जो राष्ट्रभक्ति की भावना थी उसको कमजोर किया, देश इस निगम सरकार को कभी माफ नहीं करेगा। मेरी बात को आप याद रखना। भाई धीरज जी के पिताजी श्याम सुंदर गुप्ता जी गुप्त जी, जो उनसे पहले ही इस दुनिया से चले गए, उस परिवार में जो त्याग मुझे है, इसलिए उस परिवार को मैं आदरांजलि भेंट करता हूं। प्यारे साथियों, अगले 20, 25, 30, 40 मिनट मैं जब अपनी बात कहूंगा, मैं आशा उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बात को सुनेंगे, क्योंकि अगर आप मेरी बात को सुनेंगे नहीं तो फिर आप घर क्या लेके जाएंगे और मेरी बात पे क्या पहरा देंगे, क्या करेंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। चंद उत्साही नौजवान, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो शांति से खड़े रहें और शोर मचाने की बजाय मेरी बात पर गौर करें। मैं मानता हूं कि मैं बहुत दिनों में इधर आता हूं तो आपका प्यार बहुत ज्यादा है मुझसे, लेकिन खाली प्यार से काम नहीं चलेगा। खाली प्यार से काम नहीं चलेगा। अगर मान सम्मान चाहिए तो उठ के खड़े होना पड़ेगा, उठ के खड़े होना पड़ेगा। मेरी बात को याद रखना। आपके महापुरुषों के नाम मैंने लिए, उन महापुरुषों का संघर्ष याद करो, उनका बलिदान याद करो, उनका शौर्य याद करो। आप उनके अनुयायी हो, आप चंद्रगुप्त मौर्य जी के अनुयायी हो, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के। आप सम्राट अशोक के अनुयायी हो, आप भीमा कोरेगांव के उन वीर योद्धाओं के अनुयायी हो, उनके वंशज हो। आप अपनी ताकत को भूल बैठे हो और जिस दिन आप उठकर खड़े हो गए और आपने फैसला ले लिया, मैं लिख के देता हूं कि सामंतवाद की जड़ें उस दिन जो है कमजोर हो जाएंगी, सामंतवाद का झंडा उस दिन धरती में डर जाएगा। मेरी बात को याद। प्यारे साथियों, आज मैं यहां बहुत बातें कहने आया था, लेकिन आज मैं यहां चुनावी भाषण पे बात नहीं करूंगा। आज मैं यहां अपने दिल की बात कहूंगा और वो ये है कि मैं उन नौजवानों की बात कहने के लिए आया हूं जो डिग्रियां लेकर सड़कों पे घूम रहे हैं, लेकिन रोजगार नाम की चीज उनके पास नहीं। आज मैं उन माओ की, उन बड़े बुजुर्गों की, मेरे अभिभावकों की बात करूंगा जिन्होंने अपना खून, अपना पसीना, अपना पेट काट के अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा दिया और वो बच्चे नौकरी के अभाव में जेवर घूम रहे हैं। वो माँ बाप ये देख रहे हैं कि कब उनके बच्चों को रोजगार मिले। आज मैं उन किसानों की बात करूंगा जो किसान इस जोन में कभी बाढ़ से प्रभावित होते हैं, कभी सूखे से प्रभावित होते हैं, कभी खनन माफियाओं के चोट से प्रभावित होते हैं, कभी सरकार के जुल्म से प्रभावित होते हैं, कभी खाद समय पर नहीं मिलता, कभी डीएपी समय पर नहीं मिलता, कभी यूरिया समय पर नहीं मिलता, कभी उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, उनको मुआवजा भी नहीं मिलता। आज मैं उन किसानों की बात यहां करने आया। आज मैं अपनी उन बहन बेटियों की बात करने आया हूं जिनके लिए सरकार कहती है कि हम उनको साइकिल देंगे, हम उनको स्कूटी देंगे, लेकिन ये निकम्मी सरकार हमारी बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा भी नहीं कर पा रही है। उनका दर्द कहने के लिए आज मैं यहां आया।
प्यारे साथियों, हमारी वर्दी में कोई खोट नहीं है। ये जो पुलिस के मेरे भाई हैं, मैं इनको सल्यूट करता हूं, लेकिन आप नहीं जानते ये मजबूर हैं, क्योंकि पुलिस सरकार के अंदर में होती है। जो सरकार चाहती है वो पुलिस के भाइयों को मजबूरी में करना पड़ता है। अगर अनुशासन में काम करेंगे तो कार्रवाई होगी, न चाहते हुए भी कई बार मजबूरी में ऐसे कदम उठाते हैं। इसका एक उदाहरण मैंने आपको बता दिया कि रात लेट नाइट परमिशन दे रहे हैं, अगले दिन कार्यक्रम है, टेंट कैसे लगेगा, कार्यक्रम कैसे होगा। इससे एहसास होता है कि पुलिस कितनी मजबूर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और पुलिस के भाइयों से शुरुआत करूंगा। एक अवसर बनने दो आजाद समाज पार्टी काशीराम को 8 घंटे की ड्यूटी आपकी करके दिखाएंगे। मेरी बात को आगे सप्ताह में 1 दिन छुट्टी दिला के रहेंगे, आपको याद रखना। प्यारे साथियों, वेतन विसंख्या दूर कराएंगे आपका जो बैकलॉग है भर के, आपको जो 24 घंटे ड्यूटी का प्रेशर बना हुआ ये खत्म करेंगे और आपको बॉर्डर स्कीम खत्म करके अपने जिले के बराबर के जिले में जाने की आजादी देंगे। मेरी बात को आप याद रखना। आपसे शुरुआत करें। प्यारे साथियों, अभी शिक्षा मित्रों को मैं बधाई देता हूं, लेकिन बधाई अधूरी है, क्योंकि मैं तो शिक्षा मित्रों का वेतन 25,000 से पार जाता था, लेकिन हमारे सब प्रयास के बाद सरकार ने लगभग 18,000 रुपए की घोषणा की है। प्यारे साथियों, अभी तो शिक्षा मित्रों की बात आगे बढ़ी है, अभी तो लड़ाई पीआरडी के जवानों की बाकी है, होमगार्ड भाइयों बहनों की बाकी है, भोजन माताओं की बाकी है, आशा आंगनबाड़ी बहनों की बाकी है, पंचायत सहायकों की बाकी है, रोजगार सेवकों की बाकी है। जब तक इनके मानदेय वेतन में वृद्धि नहीं होती और इनको कम से कम 20-20 हजार रुपए का रोजगार नहीं मिलता, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं, सरकार को मजबूर करके छोड़ेंगे। इस सरकार को मजबूर करके छोड़ेंगे कि जिनसे काम लेते हो उनको कम से कम इज्जत का वेतन देने का काम करो। सिर्फ यही लड़ाई खत्म नहीं होगी जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सम्मानपूर्वक रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक ये लड़ाई पूरी नहीं हो सकती। मेरी बात को आप याद रखना। और आज कह रहा हूं, 2 किलो राशन नहीं दूंगा, आटा चावल नहीं देंगे हम लोग, 2,000 रुपए नहीं देंगे, लेकिन आपके बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा देंगे और आपको रोजगार देंगे कि आप 20,000 रुपए घर पर रहकर कमाओगे। मेरी बात को आप याद रखें। आपके बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा देंगे कि वो अपने पैरों पर खड़ा होकर 50,000 रुपए का रोजगार करेगा और आपसे आंसू पूछने का काम करेगा। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश के हालात बदल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के हालात बदल रहे हैं और एक तरफ तो नीले झंडे वाले बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी पूरे साहू के अनुयायी घूम रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ बहरूपिये भी घूम रहे हैं। और बहरूपियों को कैसे पहचानना है, बहरूपियों को कैसे पहचानना है, तो उनकी बातों में गौर करना पड़ेगा। एक नेताजी तो विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं, हालांकि मैं इस भाषा को नहीं यूज करना चाहता था, लेकिन मुखौटे तो उतारने पड़ेंगे, बिना मुखौटे उतरे सब काम नहीं चलेगा। मैं जो मंचासीन हमारे नेता उनको भी बताना चाहता हूं कि आज देश में सिर्फ समान जाति को आरक्षण नहीं मिलता, पूरे शेड्यूल कास्ट को आरक्षण मिलता है, पूरे बैकवर्ड क्लास को आरक्षण मिलता है। और तो और कई सारे मैं देश भर में घूमता हूं, क्षेत्रीय आधार पर तो सामान्य जाति के लोगों को भी हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में आरक्षण का लाभ मिलता है। और तो और 2019 से ईडब्ल्यूएस के जरिए सामान्य जाति के गरीबों को भी आरक्षण का लाभ मिलता है। लेकिन सामंतवादी सोच क्या होती है, इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि एक नेता असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि मैंने केवल से पूछा कि आप चमार बनना चाहते हैं। आप समझो मानसिकता क्या है, वो ये बताने का काम कर रहे हैं, क्योंकि निषाद समाज के लोग ये मांग कर रहे हैं कि उनको शेड्यूल कास्ट में रखा जाए, तो ये बताने का काम कर रहे हैं कि जो आरक्षण लेता है वो चमार बन जाता है। और मैं उन नेताजी को और उनके बड़े नेताजी को कहना चाहता हूं मंच से, कभी बातें चमार का इतिहास पढ़ना तो आपको पता लगेगा, और कभी
सिर्फ बाकी समाज का इतिहास मत पढ़ना, कभी चमार रेजिमेंट का इतिहास पढ़ना तो आपको पता लगेगा कि हमारे शौर्य का, कि बहुजन समाज में शौर्य कितना। मैं तो बार बार कहता हूं कि बना के देखो, अहिर रेजिमेंट बना दो, गुजर रेजिमेंट बना दो, पाल रेजिमेंट बना दो, प्रजापति रेजिमेंट बना दो, विशाल रेजिमेंट बना दो और देश की सेवा में, देश की रक्षा में मौका दो बहुजन समाज के लोगों को। हम दिखाएंगे देश की रक्षा कैसे होती। बनाओ मौर्य रेजिमेंट, बनाओ साक्य रेजिमेंट, बनाओ पूर्वी रेजिमेंट, अगर आपका हिम्मत है बनाओ पटेल रेजिमेंट और दोनों का हम बताएंगे हमारे अंदर कितनी क्षमता। इतिहास लगा है कि हमने अंग्रेज हो या कोई और शासक हो, किसी के आगे घुटने नहीं टेके, इतिहास बात का गवाह। प्यारे साथियों, आगे बढ़ेगी बात। अब 15 मार्च को मैं निमंत्रण भी देता हूं और क्योंकि मीडिया पता नहीं क्या प्रचार करेगी तो आपको बताना भी चाहता हूं कि 15 मार्च को बाराबंकी में आजाद समाज पार्टी का जैसे आज रेला हुआ ना, ये बहुजनों का मेला लगा है यहां जौनपुर में, ऐसा ही मेला लगेगा बाराबंकी में। बाराबंकी में 15 मार्च को। और वो जो बहरूपी है उनकी पार्टी कह रही है कि हम बहुजन समाज का दिवस बनाएंगे 15 मार्च को। क्यों बनाएंगे सुनो, क्योंकि 15 मार्च को मान्यवर साहब श्री काशीराम साहब की जयंती है। लेकिन क्यों मनाएंगे, क्योंकि आपके पास वोट है इसलिए और आप मान्यवर काशीराम साहब का सम्मान करते हैं, मगर ये नहीं बताएंगे कि मान्यवर काशीराम साहब की जयंती में जो अवकाश तय हुआ था, इन्हीं बहरूपियों की सरकार ने उस अवकाश को कैंसिल करने का काम किया। और तो मान्यवर काशीराम साहब के नाम से बने जिले का नाम भी इन्हीं बहरूपियों ने बदलने का काम किया था। और तो मान्यवर काशीराम साहब के नाम से सहारनपुर में बने मेडिकल कॉलेज का नाम भी इन्हीं बहरूपियों ने बदलने का काम किया था। और उससे भी तकलीफ है प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल भी इन्हीं बहरूपियों के नेता ने पार्लियामेंट में फाड़ने का काम किया था, जिसकी वजह से हमारे एससी के कर्मचारी अधिकारियों को खून के आंसू रोने पड़े और डिमोशन हमारे लोगों का हुआ। अगर इनकी जगह में होता तो मान्यवर काशीराम साहब का नाम बदलने की बजाय एक और मेडिकल कॉलेज दूसरे महापुरुष के नाम पर बना। इनकी जगह में होता तो प्रमोशन में रिजर्वेशन कैंसिल करता, बिल फाड़ने के बजाय एससी एसटी के साथ ओबीसी के भाइयों को भी प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ दिलाने का काम करता। और तो इनका चेहरा कब बेनकाब हुआ और ज्यादा तब हो गया जो बात बहुजन की करते हैं, लेकिन जब यूजीसी का कानून आया, गाइडलाइन आई, तो ये सब लोग विरोधियों के पक्ष में खड़े हो गए। ये बात बहुजन की करते हैं और गुलामी 15% लोगों की करते हैं। ये जो बहरूप ये घूम रहे हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। आगे आएंगे वो नीला पट्टा पहन के आएंगे, बाबा साहब की बैनर पर तस्वीर लगाएंगे, लेकिन जब आपके बच्चों के भविष्य को यूनिवर्सिटियों में कुचला जाएगा, जब उनकी हत्याएं होगी, संस्थानिक हत्या, जब रोहित वेमुला, पायल तड़वी, जयंत मेघवाल को मारा जाएगा, तो इनके मुंह से एक आवाज नहीं निकलेगी। तब ये गुलामों की तरह अपने मालिकों का साथ देंगे, अपने बहुजन गरीब समाज का साथ नहीं देंगे। प्यारे साथियों, आपको भी कमर कसनी है कि अपने बच्चों की हत्या नहीं होने देनी है। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि यूजीसी की गाइडलाइन तो लागू होकर रहेगी, उनको कोई रोक नहीं सकता है। मेरी बात कर रहा है, क्योंकि मैं कल ये भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद को सुन रहा था और बहुत सही बात कह रहे थे। वो ये कह रहे थे क्योंकि उनको एहसास है कि अगर एससी एसटी ओबीसी का विरोध करेंगे तो एमपी एमएलए भी नहीं बन पाएंगे ये लोग। 15% से कोई एमपी एमएलए नहीं बन सकता है। मैं आपको कह रहा हूं, जो आपके अधिकारों का विरोध करे उसके लिए नारा मेरा याद रखना कि ना तो नोट उनको देना और ना वोट उनको देना जो आपके अधिकारों का विरोध करते हैं, आपके बच्चों का विरोध।
अपना नोट भी उसको देना।